नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चमोली टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। लापता 2 श्रमिकों के शव भी हुए बरामद। टनल हादसे में 10 श्रमिकों की हुई मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ खत्म। 13 अगस्त को टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुआ था बड़ा हादसा। आपको बता दें कि चमोली टनल से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां लापता 2 श्रमिकों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। टनल हादसे में 10 श्रमिकों की हुई है मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ खत्म। 13 अगस्त को टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुआ था हादसा। आपको बता दें कि चमोली से बड़ी खबर है, जहां लापता 2 श्रमिकों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। टनल हादसे में 10 श्रमिकों की मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। 13 अगस्त को टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा हुआ था। आपको बता दें कि टनल हादसे में 10 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। लापता श्रमिकों के शव भी बरामद किए गए हैं। 20 लोग उसमें 19 लोग ले गए थे, जिसमें 12 लोग सकुशल अस्पताल में भर्ती रहे, जिनका इलाज चल रहा है। 7 लोग मृत निकाले गए थे। शेष 3 लोगों के रेस्क्यू का काम लगातार जारी रहा। एक शव कल बरामद हुआ है और आज 2 शव बरामद हुए हैं। इस प्रकार टोटल 10 लोगों की इस घटना में मृत्यु। देखिए, 13 को जो टनल में हादसा हुआ था उस दिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, चमोली टनल हादसे में 2 श्रमिकों के शव भी लापता के बरामद कर लिए गए हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या कितनी हो चुकी है? की निर्माणाधीन जो टनल थी उसमें हादसा हुआ था और उस वक्त जिस तरह से आंकड़ा सामने आया था कि 22 श्रमिक उसमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और टनल हादसे में 10 श्रमिकों की टोटल जो है मृत्यु हुई है। लापता 2 श्रमिकों के शव भी जो है इसमें बरामद हो गए हैं, जो कि शेष थे, जिनके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। तो चमोली टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जो है अब अगर देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन है और 10 श्रमिकों की जो है इसमें हादसे में मौत हुई है। जी योगेश, अभी कितने लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, चूंकि इस पूरे पर अगर देखें हादसे में जो है 22 लोग उसमें श्रमिक उसमें थे और उनमें से 10 की मौत हो चुकी है। 12 की अगर बात करें तो उनका इलाज जो है वो लगातार डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। लगातार जो है डॉक्टर्स की देखरेख की जा रही है। उसके साथ साथ जो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं भरत सिंह चौधरी, उन्होंने वहाँ पर जो है लगातार जो है अपडेट लिया है। मुख्यमंत्री बुशे सिंह धामी भी लगातार वहाँ पर अपडेट ले रहे हैं और जिम्मेदारी वहाँ पर लगाई गई है प्रभारी मंत्री की कि वो लगातार जो अधिकारी हैं डॉक्टर से उनके संपर्क में बने रहे। योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। चुनावी साल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से अनिल बलूनी को तीसरी बार राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दिए जाने पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। अनिल बलूनी ने कहा कि उन्हें मीडिया सेल की जिम्मेदारी मिलने पर वो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के सभी साथियों के साथ मिलकर बीजेपी के कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम लगातार जारी रहेगा। अनिल बलूनी ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मीडिया के साथ मिलकर सरकार के विकास कार्यों और पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार संवाद किया जाएगा। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दोबारा से मीडिया प्रमुख की जो जिम्मेवारी दी गई है, मीडिया सेल के हमारे संयोजक बनाया गया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे हमारा नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी लोगों का मैं आभार भी प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पे आप सब मीडिया के साथियों के साथ मिलकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो सरकार है उनके जो विकास उन्मुखी कार्य हैं उन सब पे आप लोगों का चर्चा भी करते रहेंगे। मैं आभारी हूँ। राष्ट्रीय मीडिया संयोजक और पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा बैठक को लेकर कहा कि बीजेपी के काम करने का तरीका सिर्फ चुनावी तैयारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी विकास के काम और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर जनता के बीच जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पिछले करीब 10 वर्षों में हुए विकास कार्य और वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर पता चलता है कि प्रदेश ने विकास की दिशा में काफी प्रगति की है।
का हमारा काम करने का जो तरीका है, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारे चुनाव की तैयारी का हमारा ऐसा तरीका नहीं है, हमारा विकास का तरीका है। और हम उसी से जो लोग जिस तरीके से हम काम करते हैं, जनता जनार्दन देखते हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, जो पिछले 10 वर्ष के अंदर काम हुआ है, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो लोग देखते हैं उनको देख के समझ आता है कि उत्तराखंड किस प्रकार से विकास कर रहे हैं। अगर आप 10 वर्ष पहले की स्थिति अगर आप देखेंगे कि राज्य में जिस प्रकार से विकास हो रहा था और आज की जो परिस्थिति है, कोई भी देख के कह सकता है कि किस बहुत ही अच्छे तरीके से विकास हुआ है। और हम अपने पिछले जो 9.5 वर्ष का कार्यकाल हमारा है, उस कार्यकाल के उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हम उत्तराखंड के लिए जो हम लोगों का जो स्वप्न है आगे बढ़ाने का, जिस तरह से हम लगातार कहते हैं कि अटल जी ने बनाया और मोदी जी उसको संभाल रहे हैं, उसको दृष्टि को रखते हुए हम लोग आगे अच्छे तरीके से और काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है अगली बार भी हमारे काम के आधार पर उत्तराखंड की जनता हम लोगों को फिर से स्नेह देगी। धन्यवाद। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक बीजेपी कार्यालय में हुई। इस दौरान विधायकों को दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि किस तरह के निर्देश बैठक में दिए गए हैं। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी की एक बड़ी बैठक जो है बीजेपी कार्यालय में हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई है। तमाम विधायक इसमें मौजूद भी रहे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हैं। सर, क्या कुछ बैठक में रहा, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए, 2027 की तैयारियों को लेकर भी किस तरह से तैयार हैं आप लोग? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये जो बैठक बुलाई है, मैं कहता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि इस तरीके की बैठक होनी बहुत ज़रूरी है। आज माननीय विधायकगण और सभी सांसदगण और अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी, सब लोग संगठन और सरकार दोनों एक साथ बैठी थी। तो इससे ये पता लगा कि संगठन के पास जो कुछ इश्यूज आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और सरकार के पास आता है। तो इन दोनों की चीज़ों को जो एक साथ बैठ करके जब ऊपर जो टॉप लेवल का व्यक्ति सुनता है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट निकलता है। और ये प्रॉपर 2027 के चुनाव को लेकर के एक तरीके से देखिए, पार्टी पूरी तरह से तैयार है, आप चुनाव जब करवा दें, ठीक है। और ऐसे ही बीजेपी जो है 365 दिन काम करने वाले, 24/7 डेज काम करने वाली पार्टी है। और इस बार इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि आपका जो जिला संगठन के पास जो समस्याएं आती है, जैसे बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, आप चाहे BLA हो, पन्ना प्रमुख हो, बूथ अध्यक्ष हो, अपना मंडल अध्यक्ष हो, उनके पास कई सारी समस्याएं आती है, कभी कभी हम तक नहीं पहुंचती है। तो उन चीज़ों को आज जो है उसके बारे में डिस्कस हुआ। और साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी है जो सरकार के हमारे पास आती है, उन चीज़ों को जो हम अपने हायर अथॉरिटी को बताते हैं। तो उन सबको जो है उसकी दोनों की मोहर लगी है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और एक बड़ी चीज़ ये है कि मेरे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की बात करूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली आज क्षेत्र से आया हूँ और आपदा का समय है, तो आपदा ने कई जगह तहस नहस कर रखी है, सरकारी परिसंपत्तियाँ टूटी है। तो उन तमाम चीज़ों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है कि भाई सड़कें टूटी हैं, बाग बगीचे टूटे हैं, कई सारी चीज़ें ऐसे नुकसान हुआ है, तो उनको जो है कैसे रिबिल्ड किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में जो भी परिसंपत्तियाँ टूटी, जो भी नुकसान हुआ, उसका जो है निराकरण किया जाएगा। और जो भी क्षतिपूर्ति है वो सरकार तमाम जो किसान हैं, बागवान हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको उसको फायदा मिलेगा। लेकिन सर, चुनाव को लिहाज से किस तरह से महत्वपूर्ण भी बैठक हो जाती है और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि 2027 के इलेक्शन भी आगामी दिनों में, और ऐसे में किस तरह की तैयार आप लोग रख भी रही हैं, या फिर क्षेत्र से कुछ ऐसा डिस्कशन जो, क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में बने हुए, कुछ बातें कुछ सामने आई हो जो आज धामी जी के सामने रखी हो? देखिए, सरकार अपनी, मैंने पहले कहा कि 24/7 काम करने वाली पार्टी है। सरकार अपने काम अलग अलग लेवल पे काम करते रहती है, वो बड़ी बात है डेफिनेटली। लेकिन ये बात है कि ये कम्युनिकेशन जो है, इससे एक हेल्दी कम्युनिकेशन हुआ, एक कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उसमें एनर्जी आती है, उसको काम करने का मौका मिलता है। भाई कम से कम उनकी बातें सुनी जाती है, लोगों तक पहुंचती है। और ये 2027 का डेफिनेटली 2027 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। और मुझे लगता है कि इस बार 2027 में जब सरकार बनेगी तो सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी इस बार, 60+ सीटें जीतेगी पार्टी इस बार। और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, आप देखिए हमारा मुख्यमंत्री 24 आवर जो है काम कर रहा है। आपके इतने जो, कभी किसी ने ये बात करी कि 35,000 नौकरियां युवाओं को मिली, युवाओं का स्पेशल जो है
धामी सरकार पे बिल्कुल विश्वास है और साथ साथ ऐसे डिसीजन हुए जिनको आप सोच भी नहीं सकते हैं, मिराकल डिसीजन हुए। तो इस बार जनता ने अपना मूड बना दिया, उसका रिजल्ट हमें निकाय चुनाव भी मिल चुका है, आपके पंचायत चुनाव में भी मिला और 2027 का जो फाइनल चुनाव है उसमें तीसरी बार सरकार बनाएगी। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ जो तमाम विषयों पर बातचीत भी कर रहे थे और संगठन को लेकर भी, सरकार को लेकर भी एक बड़ी बैठक देखने को आज मिली। ऑन टीवी के लिए देहरादून से लोकसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकों को लेकर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बैठक के जरिए विधायकों, सांसदों और सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कई योजना हैं जिन्हें अलग अलग विभागों के बीच कन्वर्जेंस के माध्यम से मिलकर पूरा किया जा सकता है। देखिए, बहुत अच्छी पहल है ये और लोकसभा वार जो है वो बैठक हो रही है, उसमें विधायकों के बीच और सांसदों के बीच, सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कन्वर्जेंस के माध्यम से की जा सकती हैं, अलग अलग विभागों के माध्यम से मिल कर के उसको किया जा सकता है। तो उन सब बातों पे चर्चा होगी और जो भी निष्कर्ष निकलेंगे, उसके अलावा चुनावी वर्ष है, चुनावी तैयारियों को लेकर के भी चर्चा होने की संभावना है। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने आरोप लगाया कि कुछ लोग गलत जानकारी के आधार पर दूसरे मतदाताओं के वोट निरस्त कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी योग्य व्यक्ति का वोट राजनीतिक दुर्भावना से हटाने की कोशिश की जाती है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। और गलत जानकारियों के आधार पर सिर्फ इस नियत से किसी के वोटों को निरस्त कर रहे हैं कि वो दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वो अपराध कर रहे हैं और इस अपराध के प्रति न्याय हो सके ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो जब इस प्रकार की बातें हुई तो हमने भारत चुनाव आयोग से कल मिलने का समय मांगा था, लेकिन भारत चुनाव आयोग से हमें समय नहीं मिल पाया, केंद्रीय चुनाव आयोग से हमें समय नहीं मिल पाया। अब ये तो है कि हम विधानसभा वार ऐसे प्रकरणों पर जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में हमारे लोगों को खड़ा करेंगे, जानकार लोगों को खड़ा करेंगे और एक एक वोट के लिए हम तर्क रखेंगे। ये हमने निश्चित किया है, हमने इसके लिए टीमें बना दी है। लेकिन बात यह है कि चुनाव आयोग अंततोगत्वा चुनाव आयोग के पाले में गेंद जाएगी। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस प्रकार का जब संज्ञान आ जाए कि कोई जानबूझकर वोट खराब करने की नियत से इस प्रकार की कंप्लेंट कर रहा है, तो उस पर होना ये चाहिए कि एक तो जो योग्य व्यक्ति है उसका वोट खराब ना हो किसी के भी एप्लीकेशन देने से, और दूसरा उस एप्लीकेशन देने वाले की गलत नियत पर उसको दंडित भी किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में प्रदेश के लिए रोड मैप और जनता से सुझाव लेने की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि कमेटी जिलों और विधानसभा स्तर पर जाकर युवाओं, महिलाओं समेत कई वर्गों से संवाद करेगी। साथ ही इन सुझावों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। हम मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और मैनिफेस्टो कमेटी आपके साथ हमारा क्या रोड मैप है इस पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ कन्वीनर जो है बकुंडी जी हैं और साथ में दसमाना जी, सुजाता पॉल जी और आदरणीय हमारे CWC के मेंबर सप्पल साहब मेंबर हैं। हम सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है कि घोषणा पत्र को बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं और ये घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र होगा। हम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलकर वो क्या प्रदेश के लिए चाहते हैं, क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए पहले हम जिले में जाकर हर वर्ग से मिलेंगे, युवाओं से, महिलाओं से, SC ST के लोगों से मिलेंगे, जो पर्यावरण लोग हैं उनसे मिलेंगे, शिक्षकों से मिलेंगे,
हमारे सरकारी कर्मचारियों से मिलेंगे, उपनल के कर्मचारियों से मिलेंगे, पूर्व सैनिकों से मिलेंगे, स्वयं सहायता समूह से मिलेंगे, आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता, सहायिका, जो भी वर्ग है उन सब से बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ युवाओं से और जेन जी से, जेन अल्फा से, सारे लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनके सुझाव क्या हैं। गदरपुर में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भारी बारिश के बीच कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ता तहसील पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने वोट कटने और आपत्तियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, जो हालात है जिस ढंग से गिरोहबंद तरीके से वोटों पे आपत्ति लगाया गया वर्ग विशेष लोगों के ऊपर, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के प्रति, निर्वाचन आयोग के प्रति लोगों का एक संदेह है, विश्वास कम हो रहा है। इसीलिए हम लोग एआरओ से मिलने आए हैं और उनकी बातों आप लोगों ने भी सुना, हमने भी सुना, और इसके लिए हमें अगले जांच तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। देखिए, प्रशासन पे भरोसा है, मगर प्रशासन पे नाजायज दबाव तो है, ये तो मानेंगे। क्यों नहीं मानते हैं? तभी तो हम लोग आ रहे हैं बार बार। कि जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि यहाँ थोड़ी गलतफहमी ज़्यादा हो गई है। और फॉर्म 7 तो देखिए एक रूटीन प्रक्रिया हुआ करती है हमारी। फॉर्म 7 में नाम कटते हैं, आपत्तिकर्ता भी कई बार आपत्ति करते हैं, और ये प्रत्येक बीएलओ को भी पता है कि फॉर्म 7 में कभी भी बिना नोटिस के ऐसे नाम नहीं काटा जाता है। जब भी हम कभी किसी का नाम काटते हैं तो उसमें नोटिस जनरेट होता ही होता है, और आपत्तिकर्ता और आपके जो भी जिसका नाम कट रहा है उनको नोटिस जाने के बाद तभी वो प्रक्रिया मिलाई जाती है। देखिए, कुछ इस तरह की समस्या बताई गई हैं और उनको मैंने नोट भी कर लिया है, और मैं ये इंश्योर करूँगी कि सुपरवाइज़र के माध्यम से इन सभी को चेक करा लिया जाए, और किसी भी तरह से कोई भी पात्र व्यक्ति कि वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ने से ना छूटे, ये हमारा सर्वप्रथम प्रयास यही रहेगा। देखो महेंद्र पाल जी, आपका स्वागत है। आज यहाँ 18 तारीख में सभी का आह्वान हुआ था। जो लोग इसमें लग रहे हैं, हम भी लग रहे हैं। कुछ लोग बेचारे हमारे जो समाज सेवी हैं वो पहले से लग रहे हैं, और हम थोड़ा लेट लगे हैं। उन्हें जानकारी ज़्यादा है, हमें कम है, तो हमने उसमें जानकारी उपलब्ध कराई है। किसी का भी वोट काटने का अधिकार किसी को नहीं है, ना कोई आपत्ति लगाने का अधिकार है किसी को। 600 से ज़्यादा आपत्ति चंकी धुड़िया, मैंने चंकी धुड़िया हो या कोई सा नेता हो, चौराहे पे लाके हम सब हिसाब किताब करना जानते हैं। हम उस पार्टी में आ गए हैं, उस पार्टी में चले गए हैं जो चमड़े को उतार लेते हैं और जूता बना लेते हैं। उन पार्टी में हैं हम। अंबेडकर वादियों में पहुंच गए हैं। अगर किसी के वोट पे गड़बड़ दिख गई तो काम खराब हो जाएगा। चाहे कोई धन्ना सेठ है, वोट किसी का नहीं कटना चाहिए। ना हिंदू का कटेगा, ना मुसलमान का कटेगा, ना सिख का, ना ईसाई का। ऐसा ही होगा, वोट नहीं कटेगा। मेरी विधानसभा से ना कहीं भी तब आप लोग क्या करेंगे? वोट काटे जाते तो हम उन्हें काट देंगे यार। आए हैं और एसडीएम की तरफ से लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि इनकी सरकार के द्वारा जब मैपिंग सिस्टम करवाया गया, मैपिंग सिस्टम के बाद जब उनके जिन लोगों के नाम पे, एज पे या अन्य कारण से जब नोटिस दे दिए गए थे, उसके बाद उन नोटिस में वो लोग उपस्थित भी हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों के नाम पे आपत्ति लगी है कि ये अलग जगह शिफ्ट हो गई या इनका अन्य जगह वोट है, तो उसके बाद भी जब उनकी जो नोटिस की सुनवाई थी, उस नोटिस की सुनवाई में वो बीएलओ के रजिस्टर में साइन करके अपने सारे दस्तावेज पेश कर दिए हैं। उसके बाद भी अगर उन लोगों को शिफ्टिंग दिखाया जा रहा है, तो ये एसडीएम महोदय को इस चीज़ में एक्शन लेने की आवश्यकता है कि बीएलओ के पहले तो सारे बीएलओ की एक बैठक करनी चाहिए। उसके बाद इनको सख्त निर्देश देने चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी के BLA 1, BLA 2 जो बना रखे हैं, उनकी भी एक बैठक करनी चाहिए। उस बैठक में निचोड़ सामने निकल के आएगा। और जो ये अन्य लोगों के द्वारा आपत्ति लगाई गई है, किसी की भी व्यक्ति की किसी के नाम से आपत्ति लगाई है, तो उन लोगों से बात करी जा रही, तो उन लोगों को यही नहीं पता कि हमारे नाम से आपत्ति लगी है। तो सबसे पहला विषय, मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने नाजायज आपत्ति लगाई है। और यदि किसी का वोट कहीं शिफ्ट है तो उस पे उसका वोट काटने का काम करें। और ये तो बीएलओ का काम है, या तो सरकार को अपनी बीएलओ पे भरोसा नहीं है।
कानपुर के सहायक कृषि अधिकारी हरिओम यादव पर कृषि यंत्र सब्सिडी की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप टीम ने मंगलवार को उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोटद्वार निवासी है और वर्तमान में विकासखंड खानपुर में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर तैनात है। बता दें कि शिकायतकर्ता के भाई को कृषि यंत्र खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी की फाइल बढ़ाने के एवज में उन्होंने ये रकम मांगी थी। कालाडूंगी नगरपालिका में स्वतंत्रता सेनानी के कक्ष और ध्वजारोहण स्थल को लेकर उठे विवाद पर तहसील प्रशासन हरकत में आ गया। एसडीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। आश्रितों ने नगरपालिका पर कक्ष तोड़कर दुकानों के निर्माण, आवंटन की तैयारी और ध्वजारोहण स्थल को नाले के ऊपर बनाने के आरोप लगाए थे। प्रदर्शन भी हुए थे। अब प्रशासन कक्ष, आवंटन, निर्माण और ध्वजारोहण स्थल से जुड़े सभी तथ्यों की जांच करेगा। नगर क्षेत्र में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक बनाया गया था, उसके संबंध में मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उसमें जांच के लिए मैंने तहसीलदार को लिखा हुआ है। उसमें तहसीलदार एक जांच करेंगी और मेरे पास एक रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। फॉर टाइम बिंग मैंने ईओ को मौखिक रूप से निर्देशित किया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक के रूप में जो जगह चिन्हित थी, जो पूर्व में दी गई थी, उस जगह को उतना ही जगह जितना पूर्व में दी गई थी, जिन आदेशों के क्रम में भी दी गई थी, उतना उसको रिस्टोर किया जाए और जो शिलापट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में वहाँ पे स्थापित किया गया था, उसे पुनः स्थापित किया जाए। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।